हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ओम्स लॉ का क्या कंसेप्ट है, ओम्स लॉ की जो प्रूविंग है उस बात को समझेंगे। ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशन है, क्या वैलिडिटी है, कहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड होता है, कहाँ पर ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है, ओमिक सर्किट कौन कौन से होते हैं, नॉन ओमिक सर्किट कौन कौन से होते हैं। जनरली हम लोग ओम्स लॉ का फार्मूला पढ़ते हैं V इक्वल टू आई आर, और हम लिखते हैं V यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसका जो मेन जड़ है, बेसिक कंसेप्ट है, उस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो इस फार्मूले को प्रूव करके आज हमें देखना है इसकी जो मेन एप्लीकेशन है, आज हम बातचीत करेंगे प्रूविंग ऑफ द ओम्स लॉ यानी प्रूफ ऑफ द ओम्स लॉ। हमारे पास एक कंडक्टर्स है और ये कंडक्टर्स ऐसा है क्योंकि इसके दोनों एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है कंडक्टर की थिकनेस। कंडक्टर की थिकनेस कितनी है, उस थिकनेस को आप क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। जैसे आप इसको समझो, ये जो आपको थिकनेस मार करके दिख रही है, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गए ए। और अगर इसको मैं किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करा लेता हूं, स्विच ऑन है, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी है, एंड अगर मैं कनेक्टिंग वायर के थ्रू से इस कंडक्टर को बैटरी या सेल से कनेक्ट करा देता हूं, तो बैटरी वायर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने लगती है। बैटरी का काम होता है वायर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को देखूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V लिखें या V लिखें, इक्विवेलेंट VA माइनस VB लिखेंगे, because higher potential minus lower potential, positive sign is a presentation of the higher potential and negative symbol, negative terminal is a presentation of lower potential, mean potential difference equal to higher potential minus lower potential, तो potential difference हो जाएगा। और इस potential difference की वजह से ये जीरो नहीं है, बिकॉज ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है बी पॉइंट के पोटेंशियल से, तभी आप इसे हायर पोटेंशियल कह रहे हैं और इसे आप लोअर पोटेंशियल के नाम से जान रहे हैं। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने की वजह से यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे, करंट की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करेंगे, और ये इधर की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे और करंट इस डायरेक्शन पर मूव करेगी। मीन करंट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करती है या फ्लो होती है, ध्यान समझना है आपको। चार्ज पार्टिकल के फ्लो की वजह से करंट डेवलप होती है, करंट फ्लो होती है। चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर्स के एक एंड से दूसरे एंड की ओर, यानी इधर से इधर की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कितनी वेलोसिटी के साथ ये चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, उस वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर हम लोग फार्मूला लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो Vd इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक करंट के साथ, तो हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू NEA मल्टीप्लाई Vd लिखते हैं। और यहां से अगर मैं Vd की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, तो Vd मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू I मीन इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड बाय NEA। एंड इक्वेशन सेकंड, इसे मैं इक्वेशन सेकंड लिख देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आप इक्विवेलेंट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा मेरे पास स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई
एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर कोलिजन करता है तो उन सभी कोलिजन का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है उससे मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट आई डिवाइड बाई एन ई ए, ऐसा हो जाएगा। और ये आपको ध्यान समझना है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास करंट डिवाइडेशन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, I डिवाइड बाई ए, ये करंट डेंसिटी हो जाएगी, तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए, ये करंट डेंसिटी हो गई I ओवर ए, ये करंट डेंसिटी हो गई, डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी हो गई। तो मैं इसकी जगह J लिख देता हूं, मैं करंट डेंसिटी, इधर में E डिवाइड बाई M मल्टीप्लाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इधर में J डिवाइड बाई NE लिखूंगा। और अगर मैं E और कैपिटल E को छोड़कर बाकी सबको नीचे अगर ले जाता हूं तो कैपिटल E इक्वल टू J मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा M डिवाइड बाई NE स्क्वायर और मल्टीप्लाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास करंट डेंसिटी। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आपको जो दिख रही है ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, तो यहां पर मैं रेजिस्टिविटी लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू M डिवाइड बाई NE स्क्वायर मल्टीप्लाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप कंडक्टिविटी सिग्मा को लिखेंगे तो 1 बाई रो लिखेंगे, मीन कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप यहाँ पर कंडक्टिविटी को लिखेंगे तो 1 बाई सिग्मा लिखेंगे, 1 बाई रो लिखेंगे और रो की वैल्यू अगर यूज कर लेंगे तो कंडक्टिविटी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, NE स्क्वायर मल्टीप्लाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई मास ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये वैल्यू इसकी जगह अगर आप रेजिस्टिविटी को यूज करते हैं इसकी जगह रेजिस्टिविटी, तो E इक्वल टू J मल्टीप्लाई रेजिस्टिविटी हो जाएगा। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ये हमारे पास ओम्स लॉ है। और अगर आप थोड़ा और अगर इसे चेंज करके लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, मीन ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं उस फार्मूले की शक्ल में इसको बनाना चाहता हूं जिसमें आप V इक्वल टू IR समझना चाहते हैं तो बन जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं कि E में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर लिखेंगे। अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है और वायर के दोनों एंड का यानी कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो V बाई L, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिखूंगा, इक्वल टू करंट डेंसिटी की जगह मैं I बाई A लिखूंगा, I डिवाइड बाई A मल्टीप्लाई रो, एंड V इक्वल टू L इधर मल्टीप्लाई में चला जाए तो V इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A मल्टीप्लाई I हो जाएगा। रो L बाई A की जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की होती है, तो आप इसकी जगह रेजिस्टेंस लिख देंगे तो V इक्वल टू R मल्टीप्लाई I हो जाएगा, जिसे आप ओम्स लॉ कहते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला प्रूव होकर आता है। इस तरह से हम ओम्स लॉ की प्रूविंग समझते हैं। अगर आप रेजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे आपके पास रेजिस्टिविटी के साथ फार्मूला है वेक्टर E इक्वल टू J वेक्टर मल्टीप्लाई रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की जगह 1 बाई कंडक्टिविटी लिखेंगे, यहाँ पर रेजिस्टिविटी है और लिख देंगे J मल्टीप्लाई 1 बाई कंडक्टिविटी वेक्टर E, तो J इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा और इसे आप ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ जनरली हम लोग V इक्वल टू IR पढ़ते हैं, ये तो है, बट इसका जो मेन फार्मूला है वो ये है, इसे आप ओम्स लॉ कहते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। इस तरह से कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसकी लिमिट्स को समझ लेते हैं, लिमिटेशन को समझ लेते हैं। लिमिट्स ऑफ ओम्स लॉ मीन वैलिडिटी ऑफ द ओम्स लॉ। लिमिट्स ऑफ द ओम्स लॉ ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की जो लिमिट है वो पहली लिमिट तो ये है कि ओम्स लॉ केवल कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। ओम्स लॉ वैलिड ओनली कंडक्टर्स,
केवल कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, सेमीकंडक्टर्स है, इंसुलेटर, इनके लिए वैलिड नहीं है। और ये ध्यान रखना है, सेकेंड, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल और इंसुलेटर के लिए वैलिड नहीं है। एंड थर्ड, ओम्स लॉ केवल कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन है। इफ फिजिकल क्वांटिटी एज लाइक लेंथ mean L and cross sectional area A, temperature, pressure is remain constant or remain constant, then resistance of the conductor is also constant, then अगर किसी कंडक्टर का लेंथ है, टेम्परेचर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर ये कांस्टेंट रहता है, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो कांस्टेंट। मीन आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बिकॉज आर का फार्मूला लिखते हैं रो एल डिवाइड बाई ए, एंड आर टी टेम्परेचर के साथ अगर आप रिलेशन लिखते हैं तो आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला लिखते हैं। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। If resistance is constant of the conductor, और आप लिखते हैं कि V डिवाइड बाई I इक्वल टू R, और R अगर कांस्टेंट है तो V और I का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और इसका जो ग्राफ आएगा वो लीनियर होगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं, इनके लिए तो वैलिड ही नहीं है। अगर V और I का रेशियो कांस्टेंट है, जिसे आप रेजिस्टेंस कह रहे हैं, तो फिर ओम्स लॉ वैलिड है और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ हमें लीनियर मिलेगा। अगर कंडक्टर्स में ही कंडक्टर की लेंथ चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, या प्रेशर चेंज हो जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाए, तो रेजिस्टेंस फिर चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो V और I का रेशियो रेजिस्टेंस तो है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस तो है, बट वो रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा। और अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो वहां पर फिर ओमिक सर्किट नहीं है, फिर वो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ओम्स लॉ को फॉलो तभी कर पाएगा जब V और I का रेशियो कांस्टेंट है और ग्राफ लीनियर मिलता है। और अगर लीनियर ग्राफ मिलेगा तो उसे आप ओमिक सर्किट कहेंगे, और अगर लीनियर नहीं मिलता है तो उसे आप नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं ओमिक सर्किट एंड नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट वो है जिसमें से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ मिलेगा वो लीनियर मिलेगा। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ मिलेगा वो लीनियर मिलेगा, उसे आप ओमिक सर्किट कहेंगे। ओमिक सर्किट। और अगर यहां पर V और I का जो रेशियो है वो रेजिस्टेंस है, बट यहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहां पर ओम्स लॉ वैलिड है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो V और I तो है, बट यहां पर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। V और I की जो रेशियो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस तो है, बट ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, नॉट कांस्टेंट। तो यहां पर ओमिक सर्किट नहीं है, ये नॉन ओमिक सर्किट है।
ये नॉन ओमिक सर्किट है। जैसे डायोड का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रायोड का एग्जांपल ले सकते हैं, ये नॉन ओमिक सर्किट होते हैं। जैसे नॉन ओमिक सर्किट का एक एग्जांपल देखते हैं। नॉन ओमिक सर्किट में जैसे डायोड को देखते हैं तो डायोड का ग्राफ ऐसे बन जाए, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है। या अगर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में इसके फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस को देखते हैं तो ग्राफ ये बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट है। ध्यान रखना है कि किसी ऐसे कंडक्टर्स के लिए वैलिड है जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा। इसके लिए इसमें हर जगह पर करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू सेम है। अगर ऐसा कोई मटेरियल है जिसमें से क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह पर डिफरेंट है, इस तरह का है, तो इस तरह के कंडक्टर्स में हम ओम्स लॉ को यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है और एरिया चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो V और I की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस तो है, बट ये रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। और कांस्टेंट न होने की वजह से जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा, फिर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि ओम्स लॉ एक लिमिटेड लॉ है, एक लिमिटेड एप्लीकेशन है जो केवल कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। ओम्स लॉ वैलिड ओनली कंडक्टर्स, नॉट वैलिड फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर मटेरियल्स। But conductors may be, if the length of the conductor is remain constant, temperature of the conductor is remain constant, pressure and cross sectional area of the temperature is remain constant of the conductor, then resistance of the conductor is also constant, and potential difference and current, the ratio value of potential difference and current is also constant. mean graph पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जो ग्राफ आएगा वो लीनियर होगा। बट अगर ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो V और I का रेशियो रेजिस्टेंस तो है बट वो वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो फिर वहां पर नॉन ओमिक सर्किट होगा। ये ओम्स लॉ का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो एक लिमिटेड लॉ है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, और इस बात को डिफाइन करता है कि केवल ये कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है। और क्यों वैलिड है ये भी जान लो, क्योंकि कंडक्टर्स में ही ऐसा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर मटेरियल में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टेंस हमेशा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो हमेशा रेजिस्टेंस है, बट रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट रखने के लिए हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल होने चाहिए, क्योंकि कंडक्टर्स में ही ये खूबी होती कि ऐसा कर पाता है, अदरवाइज और किसी मटेरियल में नहीं कर पाता है। ये आपको समझना है।